तो राजा ने टैक्सेस बढ़ाने का डिसाइड किया। अब हम देखेंगे कि अब की बार टैक्सेस बढ़ाना उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। और उसके पीछे एक जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि फ्रांस में अब एक नई क्लास का राइज हो चुका था, मिडिल क्लास, जो पहले नहीं थी। ये मिडिल क्लास जो है वहाँ पे ट्रेड से डेवलप हुई। उन दिनों सिल्क ट्रेड काफ़ी फेमस हो गया, एक्सपोर्ट होता था, वहीं के रिच लोग भी खरीदते थे। इवन वुलन क्लॉथ्स का भी ट्रेड काफ़ी फेमस हो गया। तो जो लोग इनको मैन्युफैक्चर करते थे, ट्रेड करते थे, लोगों के पास काफ़ी पैसा आ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, काफ़ी लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने लग गए, एंड कुछ लोग एडवोकेट्स वगैरह प्रोफेशनल्स बन गए। ये लोग पढ़े लिखे होते थे, तो इनका सोच अब पहले वाला नहीं रहा था। ये लोग इस बात में विश्वास नहीं करते थे कि किसी के पास जन्म से ही विशेषाधिकार होने चाहिए। ये डाइविन राइट्स में भी विश्वास नहीं करते थे। ये कहते थे सब इक्वल है, एंड कानून के सामने सब इक्वल होने चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ में विश्वास करते थे। तो इस तरीके के विचारों को फॉर्मुलाइज थिंकर्स ने किया, फिलोसफर्स ने किया। उनमें जो सबसे फेमस फिलोसफर थे वो जीन जैक्स रूसो थे एंड जॉन लॉक थे। तो जो जॉन लॉक थे उन्होंने किताब लिखी थी टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट के अंदर लिखा कि जो कहते हैं कि राजा को डाइवाइन राइट्स है, ये कोई सही बात नहीं है। ऐसे कोई राइट्स नहीं है। राजा भी उतना ही इक्वल है जितना बाकी लोग इक्वल है। किसी को बाय बर्थ कोई डाइवाइन राइट्स नहीं होता है। तो यहाँ पे एक एम्फेसिस ये आने लग गया कि देखो, देश को रूल कोई भी कर सकता है। कोई अगर राजा की फैमिली में नहीं पैदा हुआ तो वो भी कर सकता है, जरूरत है मेरिट की। तो अगर किसी को राइज करना है और किसी को ज़्यादा सक्सेस करना है, किसी हायर ऑफिस में जाना है, तो उसके अंदर उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मेरिट होना चाहिए। क्योंकि एक गरीब के अंदर भी हो सकता है, गरीब में वो मेरिट है तो वो भी बन सकता है। जरूरी नहीं वो राजा की फैमिली का ही हो। और राजा की फैमिली का कोई पैदा हुआ है और उसमें मेरिट नहीं है तो उसको राजा बनने का भी अधिकार। फिर रूसो ने ये बोला कि देखो, सरकार जो है लोगों ने खुद मिलकर चलाना चाहिए। एक जनरल विल, मतलब कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करें और वो रिप्रेजेंटेटिव्स मेजोरिटी से डिसाइड करें। और उसने कहा कि जो लोग इलेक्ट होंगे उनको 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए। एंड उसने ये भी बोला कि जो सरकार है ये इनका और लोगों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जब अगर ये इलेक्ट करेंगे लोग इनको, तो इन्हें लोगों के भले के लिए काम करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें लोगों की लिबर्टीज एंड राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ ये पहली बार सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आया कि जो लिबर्टीज है उनको प्रोटेक्ट करने का काम स्टेट का है। ये कॉन्सेप्ट रूसो ने दिया। और उसने ये कहा कि जो सरकार है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनको तभी तक रूल करने का अधिकार है जब तक वो लोगों क्या लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करे, और जब तक लोग उनको कॉन्फिडेंस है। अगर लोगों का उनमें से कॉन्फिडेंस हट जाए तो वो फिर गवर्नमेंट में नहीं रह सकता, उनको हटना पड़े। इस तरीके से फिर एक मॉन्टेस्क्यू हुए। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो राजा तीनों काम करता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेचर का काम अलग होना चाहिए, उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव का काम अलग होना चाहिए, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए। एंड जुडिशरी के लिए अलग होना चाहिए, जजेज अलग होना चाहिए। और ये सब अब इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस तरीके के आइडियाज हुए। लिबर्टीज के ऊपर विश्वास करने लग गए। लोगों को प्रॉपर्टी का राइट, लिबर्टी का राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट, ये सब होना चाहिए। उन्हीं दिनों अमेरिका कई 16 कॉलोनी से इंडिपेंडेंट हुई थी, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब हुआ था कि लोगों के राइट्स एंड लिबर्टीज को प्रोटेक्ट किया गया था, एंड स्टेट को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि उसे इन सबको राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा कभी पहले कभी नहीं हुआ था, किसी राजा की जिम्मेदारी नहीं होती थी कि वो लोगों की लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करे। ये सब था। तो अब ये हो गया कि भाई किसी पर्सन की पर्सनल लिबर्टीज अगर छीनी जा रही है तो वो स्टेट से शिकायत कर सकता था। फिर स्टेट की ड्यूटी हो गई कि भाई वो उसकी पर्सनल लिबर्टीज
छीनी ना जाए, इसको इंश्योर करें। अब क्या हुआ बेटा कि राजा ने डिसाइड किया कि भाई क्या कहते हैं टैक्स बढ़ाने चाहिए। अब लोगों को हो गया कि ये देखो टैक्स बढ़ाता है, ऑलरेडी हमारे पास इतने टैक्स है और हम अकेले ही देते हैं, प्रिविलेजेस है, तो गुस्सा आ गया उनका। एक तो ये प्रिविलेजेस का सिस्टम खत्म करना चाहिए और टैक्स सिर्फ हम ही क्यों बढ़े, बाकियों को भी बढ़ना चाहिए। एंड उन्होंने कहा कि अगर राजा हमारी बात नहीं मानता तो हमें राजा को हटा भी सकते हैं, उसकी जगह हमें, जैसे रूसो ने बोला कि हम खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे जो हमारे लिए रूल करेंगे, हमारे हिसाब से रूल करेंगे एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। वो जब तक हमारे लिए अच्छा करेंगे तब तक हम उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे, नहीं तो उनको हटा देंगे। एंड उसके बाद उनको हम जब तक रिप्रेजेंटेटिव है तब तक उनको हमारी लिबर्टीज की गारंटी लेनी पड़ेगी। तो ये अब लोगों को हो गया कि अगर ये राजा टैक्सेस बढ़ाएगा तो एकदम बढ़ाने नहीं देंगे, और अगर ये ज़्यादा परेशान करेगा तो हम अपना खुद के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बना देंगे, अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली बना देंगे जो सरकार चलाएगी, और वो राजा की जो ये पावर्स हैं उनको कंट्रोल में रखेगी। तो अभी जो ये पहली बार में उन्होंने राजा को हटाने की सोची नहीं थी, उनके दिमाग में बस इतना था कि राजा की पावर्स को अंकुश लगाना चाहिए। वो कैसे होएगा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू होगा कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भेजेंगे जो इसको करें। जब अमेरिका के अंदर ये सब हुआ, वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, लिबर्टीज का राइट मिला, और ये हो गया कि स्टेट गारंटी करेगी, लोगों की फ्रीडम और लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये सब बातें और इन फिलोसफर्स की बातें फ्रांस में भी लोग, आम जनता बहुत डिस्कस करने लगी। सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में लोग इकट्ठे होते थे, ये सारी बातों को डिस्कस करते थे, और इस तरीके से, और न्यूज़पेपर्स में भी ये सारी बातें, बुक्स में भी पढ़ती थी। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे उनको ये इन किताबों से, पम्फलेट से पढ़ के भी सुनाते थे। अच्छा, फिर बाद में लोगों के पास खबर मिली आई कि भाई लुईस 16 जो है टैक्स बढ़ा रहा है, तो सबको बड़ा गुस्सा आया कि पहले सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो रखा था और खाने पीने को तो पैसा था नहीं और टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा था। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये जो सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस है इसको अब हम विरोध करेंगे, इसको अब हम मानेंगे नहीं, हम अकेले क्यों टैक्स बढ़े। तो फिर नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाता है, दी आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। अब जब किंग ने डिसाइड किया कि टैक्सेस बढ़ाने हैं, तो ओल्ड रेजाइम में ऐसा आसान नहीं था। ओल्ड रेजाइम में राजा को अगर टैक्स बढ़ाने होते थे तो उसको स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी बच्चों, और जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है वैसे अब उस स्टेट जनरल में तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते थे। तीनों कौन कौन सी स्टेट थी, कलर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। तो कलर्जी के तो वहाँ 300 लोग आते थे, नोबल्स के बच्चों उनके भी 300 आते थे, एंड थर्ड स्टेट के 600 लोग आते थे। और इस मीटिंग में वोट से डिसाइड होता था। तो ऑब्वियसली अगर हम सोचे कि भाई 300 वोट तो उनके हो जाएंगे, क्या कहते हैं, स्टेट वालों, कलर्जी वालों के, 300 नोबल्स के हो जाएंगे। और अच्छा देखो, कलर्जी और नोबल्स तो टैक्स बढ़ाने के लिए वोट दे देंगे क्योंकि उनको तो टैक्स भरना नहीं है। अब थर्ड स्टेट वाले मना कर देंगे कि हमें वोट टैक्स नहीं बढ़ाना, तो 600 वोट इनके हो जाएंगे। वैसे 600 करके क्या कहते हैं, टैक्स का प्रपोजल पास नहीं होएगा, चांसेस हो जाएगा। और क्योंकि चांसेस ये भी थे कि जो थर्ड नोबल्स है, कलर्जी, उनमें से कुछ लोग थर्ड स्टेट के सिंपैथाइजर्स थे। उनको लगता था कि यार थर्ड स्टेट के साथ जाती है हो रही है और ये प्रिविलेजेस नहीं होने हैं। तो उनमें से 4-5 लोग भी अगर इनको वोट दे देते तो इनकी मेजोरिटी हो जाती, तो टैक्स नहीं बढ़ते। बट राजा इतना बेवकूफ़ नहीं था। वहाँ उन दिनों सिस्टम ऐसा नहीं था कि एक आदमी को एक वोट मिले। उस वक्त ये था कि जो नोबिलिटी के 300 लोग हैं उनका एक वोट था कंबाइंड। इसी तरीके से कलर्जी के जो 300 लोग हैं उनका एक वोट था कंबाइंड। तो इस हिसाब से तो थर्ड स्टेट के 2 वोट होने चाहिए क्योंकि ये तो 600 लोग थे, तो 300 300 600, तो 2 वोट होने चाहिए, तब भी ये लोग जीत जाते और टैक्स नहीं भरने देते। बट ऐसा नहीं था, इनका भी 600 लोग थे उनसे डबल,
लेकिन इनका भी वोट एक ही था। अब देखो, एक वोट कलर्जी, वो कह देंगे टैक्स बढ़ा दो, एक वोट नोबलिटी, टैक्स बढ़ा दो, 2 वोट हो गए। और ये 600 लोगों का एक वोट कि भी टैक्स मत बढ़ाओ, तो 2-1 से टैक्स बढ़ जाते हैं। तो राजा के दिमाग में ये प्लान था। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ बच्चों, 1614 में लास्ट स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी। उसके बाद ये 1789 में 5 मई को ये मीटिंग कॉल की गई थी। ठीक है। लेकिन अब की बार हमेशा ऐसा ही होता था कि भाई अगर थर्ड स्टेट मना भी कर देती थी, अपना वोट टैक्सेस के अगेंस्ट भी कर देती थी, तो बाकी 2 वोट से उनके अगेंस्ट टैक्सेस का जो प्रपोजल है पास हो जाता था। लेकिन अब की बार लोग जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सोच के आए थे कि जो सा 1614 में हुआ वैसा अब हम नहीं होने देंगे। और राजा को ये पता नहीं था कि इनके दिमाग में क्या है, तो राजा को इस तरीके से सरप्राइज मिलने वाला था। अब क्या हुआ बेटा जी, जब मीटिंग हुई तो जब वोटिंग का टाइम हुआ, अच्छा मीटिंग का देखो, जो मीटिंग जब हुई, मीटिंग के लिए पहले देखो थर्ड स्टेट के लोग कैसे चुने गए, वोटिंग से। कैसे चुने गए, वोटिंग से, कि थर्ड स्टेट के लोगों ने वोटिंग से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने। क्योंकि राजा ने एक कंडीशन ये भी रखी थी कि जो थर्ड स्टेट के जो लोग होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि थर्ड स्टेट में तो अनपढ़ लोग भी थे, गरीब लोग भी थे। तो उसने कहा भाई देखो, थर्ड स्टेट से आप 600 लोग भेजो, लेकिन पढ़े लिखे होने चाहिए। अच्छा, अब थर्ड स्टेट के जो लोग इलेक्ट हुए, ये जरूरी नहीं था कि वो थर्ड स्टेट के ही हो। कुछ नोबल्स और कुछ कलर्जी के लोग भी थर्ड स्टेट के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स बन गए और इलेक्ट भी हो गए, क्योंकि वो सिंपैथाइजर थे। तो इस तरीके से, अच्छा, नोबल्स ने भी ऐसे ही इलेक्शन से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स सेलेक्ट किए, इलेक्ट किए, और कलर्जी ने भी ऐसे इलेक्ट किए। तो इस तरीके से थर्ड स्टेट के अंदर आम किसान, आर्टिसन या लेडीज का रिप्रेजेंटेटिव बनने का तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि उनको वहां जाने के काबिल नहीं माना गया था। राजा ने कहा था इन लोगों को आप नहीं चुन सकते। तो राजा को एक चीज ये भी था कि मेरे को टैक्स बढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए। उसने कहा कि चलो लोगों को एक थोड़ा सा प्रलोभन देते हैं कि भाई देखो, आप जो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हो, उनको अपनी आपकी कोई भी ग्रीवेंसीज है, परेशानी है, वो हमें लिख के भेज दो मुझे, तो मैं उसको ठीक करूंगा। ठीक है। और मैं ऐसा शासन चलाऊंगा कि आप लोगों का दिक्कत ना हो। अब इतने साल तो उसको चिंता नहीं थी, अब अचानक चिंता हो गई कि भाई तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि टैक्स बढ़ाने थे तो जनता को कुछ ना कुछ लालच तो देना पड़ेगा। तो इस वजह से लोगों ने लेटर्स लिखे। तो थर्ड स्टेट के जब रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ आए, वो अपने साथ 40,000 लेटर्स ऑफ ग्रीवेंसीज, जिसमें लोगों ने अपनी शिकायतें लिखी थी, परेशानियां लिखी थी, वो भेजी, लेके आए थे। ठीक है। अच्छा, फिर बाद में जब वोटिंग का टाइम आया, तो थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा देखो राजा, जो हमेशा होता आया है कि भाई नोबल का एक वोट एंड कलर्जी का एक वोट और हमारा भी एक वोट, ऐसा नहीं चलेगा। पर पर्सन पर वोट, 1 वोट कर दो आप, 1 पर्सन 1 वोट। अब राजा कोई मानने वाला था, क्योंकि उसको ये तो पता था कि 600 वोट इनके हो जाएंगे, और कलर्जी और नोबल्स में से भी इनको 5-10 वोट तो मिल ही जाएंगे। तो क्या कहते हैं, इनके 610 620 वोट भी हो गए, तो टैक्स बढ़ने का प्रपोजल तो फेल हो जाएगा, ये लोग तो उसके अगेंस्ट वोट देंगे, क्योंकि सारा टैक्स तो इनको बियर करना है। तो राजा ने मना कर दिया, ऑब्वियसली मना ही कर देगा, नहीं तो वो स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाता, उसको तो पास कराना था। तो राजा ने मना कर दिया। जब राजा ने मना कर दिया, तो ये लोग वहां से चले गए। थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वहां से प्रोटेस्ट करते हुए वहां से चले गए, फिर उन्होंने आगे पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है। अच्छा, यही घटना 1614 में होते और ये वहां से चले जाते, बाहर आके ये करते गए, इनको ज्यादा क्लियर नहीं था। लेकिन अब की बार जब ये बाहर आए, तो इनके दिमाग में एक प्रोग्राम था। क्या प्रोग्राम था, इन्होंने कहा कि अब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट बनाएंगे। इलेक्ट होके तो ये आए हुए थे, तो इन्होंने अपने आप को लेजिस्लेटिव असेंबली घोषित कर दिया, मतलब पार्लियामेंट घोषित कर दिया। ठीक है। और उस पार्लियामेंट का इन्होंने नाम दिया नेशनल असेंबली।
हर कंट्री की जो पार्लियामेंट होता है उसका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट का नाम दे दिया नेशनल असेंबली। ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी और इसके अंदर ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे, चुन के आए थे। तो इनका अब हम जो भी डिसीजन लेंगे हम लेंगे, क्योंकि हम इलेक्टेड लोग हैं और हमने नेशनल असेंबली बना दी है। तो क्या देश में क्या डिसीजंस लेने हैं वो हम लेंगे। तो इसके लिए इन्होंने नेशनल असेंबली बनाने के लिए अपने आप को वहाँ पे जो वर्सैये का शहर था वहाँ पे एक इंडोर टेनिस कोर्ट स्टेडियम था, वहाँ जाके इकट्ठे हो गए और वहाँ जाके अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस वक्त इनके दिमाग में राजा को हटाने का नहीं था। इन्होंने कहा कि ये जो नेशनल असेंबली है ये डिसीजन लेगी और राजा की जो पावर्स है उनको चेक में रखेगी, कि राजा कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, इनके दो लीडर मेन थे, एक था मियाबो और दूसरा था अबेसियस। जो इनका ये मियाबो जो था ये नोबिलिटी से था और अबेसियस जो है आ, वो प्रीस्ट था, कलर्जी से था। अच्छा, मियाबो जो है वो बहुत अच्छी स्पीचेस देता था, उसकी बातें सुनकर लोगों की भीड़ लग जाती थी। मतलब वो इतना अच्छा बोलता था, लोग बड़े खुश होते थे उसकी बातें सुन के। तो उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए, फिर ऑब्वियसली जब लोगों को पसंद आएगी तो उसकी बातों का असर भी ज़्यादा होएगा। तो उसकी वजह से नेशनल असेंबली को काफ़ी लोगों का समर्थन मिल गया। ऐसे एबेसियस जो है वो लिखने में माहिर था, तो वो पंफलेट लिखता था। उसके पंफलेट का नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। बहुत पूछते हैं तो उसके पंफलेट का नाम क्या था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। उसको भी लोग पढ़ते थे और उससे लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते थे और उसकी बातों को समर्थन करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि भाई हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लिखेंगे और जिसके हिसाब से हम अपने देश को चलाएंगे, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा जो राजा की पावर्स को चेक करेगा और कई डिसीजंस हम लोग लेंगे। तो इन्होंने ऐसा कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का शुरू कर दिया, ड्राफ्ट लिखना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर उसी दौरान फ्रांस के अंदर एक प्रॉब्लम और हो रखा था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हमने पढ़ ही रखा है। तो ब्रेड वगैरह के प्राइसेस बहुत हाई हो रखे थे और इस हालत का जो बेकर्स हैं जो ब्रेड बनाते थे वो फ़ायदा उठा रहे थे। तो वो क्या करने लगे, होर्डिंग करने लगे, मतलब लोगों को कहते थे कि ब्रेड है ही नहीं। तो एक बार क्या हुआ, अच्छा वहाँ पे जो है ब्रेड, तुम लोगों ने तो लाइनें देखी नहीं, पहले लाइनों में लग के ब्रेड मिलती थी, शॉर्टेज थी तो लाइनें लंबी लंबी होती थी, है ना। तो क्या हुआ बेटा, वो जब लाइनें लंबी लगी और लाइनों में लगने के बाद 4-4 5-5 घंटे लगने के बाद भी अच्छा लाइन में लेडीज ही लगती थी। जब लेडीज को ब्रेड नहीं मिला तो उनको गुस्सा आ गया, 5-6 घंटे वेट करो लाइन में भी लगो और ब्रेड भी ना मिले। तो उनको गुस्सा आ गया और वो बेकरी में जबरदस्ती घुस गए, ठीक है, और वहां पे तोड़फोड़ कर दी। तो इस तरीके से पूरे देश के अंदर इस तरीके से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और हालत बेकाबू हो गई। जब ऐसे पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया, तब राजा ने अपनी सेना भेजी। तो हमने वो देखा ही है, जब हमने जिस घटना से शुरुआत की कि प्रिजन जो है बेसिले का, उसको बेस्टिल का सॉरी, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ बेटा, अ, ये सारे दंगे सिर्फ पेरिस में नहीं हुए, आसपास के कंट्री साइड मतलब विलेजेस में भी फैल गए। वहाँ क्या हुआ कि लोगों ने को र्यूमर्स फैल गई थी कि जो रियासतें हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनको लॉर्ड्स ऑफ मैनर कहेंगे, क्योंकि मैनर रियासत, इंग्लिश में रियासत को मैनर कहते हैं, लॉर्ड ऑफ मैनर मतलब रियासतों के मालिक, ठीक है। उन्होंने गुंडे हायल कर दिए। क्या अफवाह फैल गई कि उन्होंने गुंडे हायर कर दिए और उन गुंडों को क्या करने को बोला बेटा, उन गुंडों को लोगों की फसलों को जलाने के लिए बोला है। देखो सब्सिस्टेंस क्राइसिस पहले हो रखा था और उनको गुस्सा आ गया, हालांकि थी र्यूमर कि भाई उनके गुंडे आएंगे और हमारी फसलें जला देंगे, इनको बहुत गुस्सा आ गया और इन्होंने क्या कर दिया बेटा, पिच फॉर्क और क्या कहते हैं ये कुदाल फावड़े लेके उनके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। तो लेफ्ट में हमारा पिच फॉर्क है और पिच फॉर्क एंड होज वगैरह लेके लोगों पे हमला कर दिया। ये तस्वीर देख ही रहे हो, पिच फॉर्क एंड होज वगैरह की। अब हमला कर दिया तो ये उनकी रियासतों के में घुस गए, उनके जो महल होते हैं उनको इन्होंने जला दिया और वहाँ पे जो इनके हिसाब किताब का कागज रखे हुए थे, ठीक है, उन खातों को जला दिया इन्होंने
और इनके डर से वो लोग जो नोबिलिटी के लोग थे इतने घबरा गए कि उन्होंने वहां से अपनी जान बचा के आसपास के देशों में जाके शरण ले ली। तो इतना मतलब कि खतरनाक हो गया। जब राजा को पता लगा कि पूरे देश में हालत बेकाबू हो गए हैं, लोगों में इतना गुस्सा भरा हुआ है, तो आखिर में उसने परेशान होकर के घबरा कर नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया। कर लगा हाँ चलो आज से मेरी पावर्स को आप रेस्ट्रिक्शंस लगा दो, मतलब मोनार्क भी रहेगा और नेशनल असेंबली भी रहेगी। और इसको कहते हैं फ्रांस के अंदर जो है बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो नेशनल असेंबली के जो लोग इकट्ठे हो रखे थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तब उसके हिसाब से मोनार्क अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। उसकी पावर्स अब पहले की तरह अनलिमिटेड नहीं होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रेस्ट्रिक्शंस है उस हिसाब से चलेगा। तो फ्रांस अब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। अच्छा, तो जब नेशनल असेंबली रिकॉग्नाइज हो गई तो 4 अगस्त 1789 को उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, सोच सकते हो क्या किया होगा? उन्होंने सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस खत्म कर दिया। अब सारे सिटीजन इक्वल हो गए। दैट मीन्स टैक्सेस भी अब सबको ही भरना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं किया इन्होंने, क्लर्जी से जो उनकी जमीन थी और जो चर्च, क्योंकि क्लर्जी का क्या है भैया, आप चर्च चलाते आपको जमीन का क्या करना है, इतना जमीन ले ली उनके क्या कहते हैं चर्चिस की, जब चर्चिस को भी अपने ऊपर अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, और इन सब से इनके पास 2 बिलियन लिवरे पैसे इकट्ठे हो गए। और इस 2 बिलियन लिवरे से इन्होंने 3 बिलियन लिवरे का लोन था इनके ऊपर, 2 बिलियन लिवरे से इन्होंने लोन चुका दिया। इस तरीके से फ्रांस का कर्जा भी, लोन भी काफी हद तक कम हो गया। जब स्टेट जनरल की मीटिंग हुई बच्चों, तो जो तीनों स्टेट के लोग आए थे, महल में उनका एक ना पर्टिकुलर सीटिंग अरेंजमेंट था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। ये देखो, ये साइडों में 5-5 लाइनें हैं। तो ये नोबिलिटी और क्लर्जी के लोग एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे हैं, और सामने किंग हाई जो फोर्थ थर्ड स्टेट के लोग थे, ये पीछे देखो कॉरिडोर के अंदर ही खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से महल के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट था कि नोबिलिटी और क्लर्जी के लोग एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे हुए थे, ये इनको सीट्स थी। एंड इनके पीछे थर्ड स्टेट के लोग खड़े हुए। इस तरीके से वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट। तो बच्चों 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस को एबोलिश कर दिया, और उसके बाद इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया वो 1791 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। और उसमें इन्होंने वहाँ के जो मोनार्क थे उसकी पावर्स को लिमिट कर दिया। अब हम देखेंगे कैसे लिमिट कर दिया। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इस हिसाब से था, इसके अंदर इन्होंने जुडिशियरी के लिए अलग ऑर्गन था, एग्जीक्यूटिव अलग ऑर्गन था, लेजिस्लेचर अलग ऑर्गन था। अब एक ही मोनार्क पहले तीनों काम करता था, अब ऐसा नहीं, अब 3 सेपरेट इंस्टीट्यूशंस थे तीनों काम के लिए। तो लेजिस्लेचर्स का काम के लिए इन्होंने नेशनल असेंबली बना दी, जिसमें 745 मेंबर्स होने वाले थे। एंड एग्जीक्यूटिव का काम किंग को दे दिया, किंग के पास मिनिस्टर्स भी होने वाले थे। एंड जुडिशरी का काम एक सेपरेट जज हो गया। अब ये नेशनल असेंबली के लोग इलेक्ट होने थे। देखो बेटा, इंडिया में हम जो इलेक्ट करते हैं, अपने एमपी चुनते हैं, हम डायरेक्टली वोट देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले जो लोग हैं वो इलेक्ट करेंगे इलेक्टर्स को। ठीक है, तो वो इलेक्टर्स 50,000 मैन को इलेक्ट करेंगे। ये 50,000 मैन तब नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। अच्छा, तो ये इलेक्टर्स को इलेक्ट करने वाले जो वोटर्स हैं वो कौन होंगे? तो इन्होंने कहा कि भाई हमारी जो टोटल जनता है उसमें हम दो उन सिटीजन्स को डिवाइड करते हैं, 2 टाइप के सिटीजन्स में, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। तो जो एक्टिव सिटीजन होंगे वही वोट दे सकते हैं, जो पैसिव सिटीजन है वो वोट नहीं दे सकते। तो एक्टिव सिटीजन इन्होंने किसको माना? अब एक्टिव सिटीजन इन्होंने उनको माना, वो मैन, वुमेन नहीं, ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, जो कि टैक्स भरते हो। कितना टैक्स भरते हो? एक डेली वेज लेबरर के डेली वेज के इंटू 3,
3 दिन के डेली वेज के बराबर एक लेबरर के जो टैक्स भरते हो उन्हीं मैन को एक्टिव सिटीजन बोला जाएगा और ये एक्टिव सिटीजन ही वोट देंगे। तो वोटिंग का राइट एक्टिव सिटीजन किनको बोला गया? मैन, ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, और जो टैक्स भरते हो कितना? एक लेबरर के 3 डेज के वेज के बराबर। बाकी जो थे वो पैसिव सिटीजन जो कि वोट ही नहीं दे सकते। उसमें वुमेन सबसे पहले आ गई, चिल्ड्रन आ गए, फिर वो मैन जो 3 डेज 25 ईयर्स से ऊपर की एज के हैं लेकिन 3 डेज लेबरर के वेज के बराबर टैक्स नहीं भरते तो वो भी एक्सक्लूड हो गए, वो पैसिव में आ गए। ठीक है, फिर सारे मैन जो 25 से कम है वो भी एक्सक्लूड हो गए एंड वुमेन भी एक्सक्लूड। और वहाँ पे जो पैसिव सिटीजन थे ये अबाउट 3 मिलियन थे और एक्टिव स्टूडेंट्स जो थे वो 4 एक्टिव सिटीजन जो थे वो 4 मिलियन थे। टोटल पॉपुलेशन 28 मिलियन की। समझ आ गया? अब जो ये नेशनल असेंबली है ये लेजिस्लेशन का काम करेगी, मतलब कानून पास करेगी, सारे देश के डिसीजन ये लेगी। फिर उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव, जिसमें किंग है और मिनिस्टर्स है। किंग को इन्होंने वीटो पावर भी दे दी कि कोई डिसीजन अगर लेजिस्लेचर का किंग को पसंद नहीं हो तो किंग उसको वीटो कर सकता था, मानने से इनकार कर सकता था। ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कमी थी थोड़ी सी। एनीवे, और जुडिशियरी जो है, जज जो चुने जाने वो डायरेक्ट होने थे, उनको एक्टिव सिटीजन डायरेक्टली चुनने वाले थे। बीच में ऐसा नहीं कि पहले इलेक्टर्स चुनेंगे फिर वो इलेक्टर्स जज चुनेंगे, ये डायरेक्टली चुने जाने थे। बट नेशनल असेंबली को पहले इलेक्टर्स चुनेंगे और इलेक्टर्स को कौन चुनेगा? एक्टिव सिटीजन जो 50,000 होने वाले। ये वहाँ का नया पॉलिटिकल सिस्टम था और इस पॉलिटिकल सिस्टम को कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया। ठीक है, उनके अंदर एक जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया बच्चों, उनका नाम था जीन पाल मार्क। क्या नाम था? जीन पाल मार्क। उन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम आपने बनाया है जिसमें सिर्फ रिच लोगों को आपने पावर दी है ये गलत सिस्टम है। पावर आपको सबको देनी चाहिए, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। और फिर वो गुस्से में भी था तो उसने कहा आज आप रिच लोगों को पावर दे रहे हो, कल को ये गरीब का ध्यान नहीं रखेंगे। तो आज गरीबों ने जैसे नोबल्स को हटाया है, प्रिविलेज क्लास को हटाया है, कल को तुम लोगों को भी हटा देंगे ये। और ये सच भी बात साबित हुई, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने कुछ लोगों के पॉलिटिकल राइट्स डिक्लेयर किए। ठीक है, एंड इनको इन्होंने क्या कहा? द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। क्या कहा? द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। देखो मैंने रेड येलो एरो लगाया है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने ये जो राइट्स एंड फ्रीडम जो डिक्लेयर की, राइट्स, वो उसके अंदर वुमेन वर्ड यूज नहीं किया, मैन एंड सिटीजन। तो वुमेन्स को ये जो हम आगे पढ़ेंगे राइट्स, ये वुमेन को नहीं मिले थे, ओनली मेन्स को ही मिले थे। तो ये यहाँ की शॉर्टकमिंग थी। जबकि हमने देखा कि इस मूवमेंट के अंदर जो रिवोल्यूशनरी थे उनमें मैन और वुमेन दोनों ने मिलकर बराबर की लड़ाई लड़ी थी। बेस्टिल जिस दिन डेमोलिश हुआ था उस दिन वुमेन भी थी, तो फिर भी इन्होंने उनको राइट्स नहीं दिए। अच्छा, तो इन्होंने जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले इन्होंने कहा कि मैन, नॉट वुमेन, आर बोर्न एंड रिमेन फ्री, कि हम जो पैदा हुए हम फ्री पैदा हुए हैं और हमें फ्री रहने का अधिकार है और हम सबको इक्वल राइट्स है। मतलब कोई राजा है बड़ा हो गया, अब नोबिलिटी बड़ी हो गई, कलर्जी बड़ी हो गई, नहीं, सब बराबर है, तो सबको इक्वल राइट है। दूसरा इन्होंने बोला द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन। कह रहा है कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन, जैसे कि यहाँ पे नेशनल असेंबली होने वाली थी, कोई जो कि गवर्निंग बॉडी है, वो उसका एक ही एम होना चाहिए कि लोगों के ये जो नेचुरल राइट्स है और इनएलिएनेबल राइट्स है, मतलब कि ये उन लोगों से जुदा नहीं कर सकते हैं, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए उस पॉलिटिकल एसोसिएशन। तो ये नेचुरल लॉ और इनएलिएनेबल लॉ में इन्होंने क्या इंक्लूड किया? लिबर्टी, हर आदमी को लिबर्टी है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हर आदमी के पास हो सकती है, उससे कोई छीन नहीं सकता। सिक्योरिटी, कोई किसी भी आदमी को ज़बरदस्ती मार पीट नहीं सकता, जान नहीं ले सकता। रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, कोई अगर उनके ऊपर
अत्याचार करे, ऑपरेशन करे, तो वो उनको रेसिस्ट कर सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं। ये सारे अधिकार इनएलिएनेबल है। मतलब अगर आदमी पैदा हो गया तो नेचुरल है, पैदा होते ही उसको ये राइट्स मिल गए, और ये इनएलिएनेबल है कि ये राइट्स एक बार मिलने के बाद उनसे कोई छीन नहीं सकता। फिर उन्होंने ये कहा, द सोर्स ऑफ आवर सॉवरेनिटी रिजाइड्स इन द नेशन, नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। उन्होंने कहा ये जो स्टेट के पास पावर है, ये कहाँ से आएगी? पहले तो पावर किसके पास होगी? उन्होंने कहा पावर नेशन के पास होगी, देश के पास होगी, किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप के पास नहीं होगी। जैसे मोनार्की में तो एक इंडिविजुअल राजा के पास थी पावर। अब इन्होंने कहा नहीं, पावर का सोर्स जो है वो देश होगा। अच्छा, देश की पावर जो होती है, जिसके अंदर देश के लोग खुद ही डिसाइड करते हैं, उनको किसी और से पूछने का अधिकार नहीं होता। मतलब फाइनल डिसीजन अपने देश के लिए वो खुद ही लेंगे। ऐसे देश को सॉवरिन कंट्री कहते हैं। क्या? सॉवरिन। और सोर्स ऑफ सॉवरिनिटी फिर क्या होगा कि भाई फाइनल डिसीजन कहाँ से आएगा? वहाँ के लोगों से आएगा। तो सोर्स ऑफ सॉवरिनिटी जो है नेशन है, मतलब यहाँ के लोग हैं। ठीक है? तो कोई इंडिविजुअल या कोई पार्टिकुलर ग्रुप जो है, इस सॉवरिनिटी की जो पावर है, डिसीजन मेकिंग, फाइनल डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, उसको कोई इंडिविजुअल या ग्रुप एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये लोगों से आएगी डायरेक्टली, जो कि नेशन के अंदर होगी, देश के अंदर होगी, किसी एक राजा के हाथ में नहीं होगी। चौथा पॉइंट था, लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ पावर टू डू वट एवर दैट इज नॉट इंजीरियस टू अदर्स। अब लिबर्टी, आज़ादी को इन्होंने कहा भाई देखो, आज़ादी का मतलब आप कुछ भी कर लो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा कर लो कि किसी को नुकसान हो जाए। तो आप कुछ भी कर लो, उसकी आज़ादी है, बट ऐसा करने की आज़ादी नहीं है कि किसी को नुकसान हो जाए। बट कोई काम ऐसा है जिससे किसी को नुकसान नहीं है, तो उसे करने की आपको आज़ादी। पांचवा पॉइंट इन्होंने जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स किया, उसमें यह था कि लॉ हैज राइट टू फॉरबिड ओनली द एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। कह रहे कानून जो है उन्हीं एक्शंस को फॉरबिड कर सकता है जो इंजूरियस टू सोसाइटी, मतलब जिनसे सोसाइटी को नुकसान हो सकता है। मतलब जैसे हम किसी के पास पड़ोसी का हाथ घर तोड़ने लग जाए, तो वो इंजूरियस टू सोसाइटी है, उसको हम रोक सकते हैं। बट अगर कोई गाना गा रहा है तो उसको तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि गाना गाना अधिकार है और उससे किसी का नुकसान नहीं होता। हालांकि हाँ, आप तेज लाउड स्पीकर लगा करके गाना गाओ, लोगों को परेशानी हो, तो वो इंजूरियस टू सोसाइटी हो जाएगा, तो उसको ला रोक सकता है। लेकिन आप अपने घर में गाना गा रहे हो, स्टूडियो में गा रहे हो, स्टेडियम में गा रहे हो, तो उसको कानून नहीं रोक सकता, क्योंकि वो इंजूरियस टू सोसाइटी नहीं। ठीक है? एंड देन छठा था कि लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। हाँ, कानून कैसे पास होएगा? कानून पास होएगा लोगों की इच्छा से। ऐसे नहीं कोई एक आदमी की इच्छा होगी तो वो कानून बन जाएगा, नहीं, जनरल विल, सबकी इच्छा होनी चाहिए। तो वो कैसे डिसाइड होएगा? और फिर उन्होंने कहा कि कानून बनने के अंदर हर सिटीजन को राइट है पार्टिसिपेट करने का। ऐसा नहीं कि आप कानून बना रहे हैं, नेशनल असेंबली कानून बना रही है और किसी से पूछ नहीं रही, उसे सिटीजन से पूछना पड़ेगा और उनको पार्टिसिपेट करने का चांस देना पड़ेगा। नेशनल असेंबली खुद की रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो डिसीजन ले सकती है, वो अपने आप में लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है। बट फिर भी जैसे इंडिया की पार्लियामेंट है, अगर कोई डिसीजन लेती है, पॉलिसी बनाती है, तो जो लोग होते हैं उनसे पहले सलाह करती है। तो कानून आप कोई भी बनाओगे तो उसके अंदर लोगों को पार्टिसिपेट, उसके फॉर्मेशन में लोगों को पार्टिसिपेट करने का चांस मिलना चाहिए। ठीक है? और जो भी कानून बनेगा जो कि जनरल विल है लोगों को, मतलब मेजोरिटी से जो पास होएगा, उस कानून के सामने सब इक्वल है। ऐसा नहीं कि वो कानून राजा पे लगेगा नहीं, अमीर पे लगेगा नहीं, नहीं, अमीर गरीब सब पे बराबर लगेगा। सातवां जो इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन बोला, नो मैन मे बी एक्यूज, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। पहले राजा किसी को भी अरेस्ट कर देता था, किसी पे कोई भी आरोप लगा देता था। अब इन्होंने कह दिया नहीं, ऐसा नहीं होएगा। किसी को अगर अरेस्ट करना है, डिटेन, सॉरी, अब इन्होंने कह दिया नहीं नहीं, अब ऐसे नहीं, किसी को अगर अरेस्ट करना है, कहीं पे रोक के रखना है, डिटेन करना है, या उस पर कोई आरोप लगाना है, तो वो कानून में एक प्रोसेस लिखेंगे, उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर कानून में कोई प्रोसेस में ये नहीं लिखा कि ऐसा नहीं कर सकते, तो ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, किसी को आपने अरेस्ट करना है तो कानून के हिसाब से, अपनी मर्जी से नहीं। किसी को रोक के रखना है तो कानून में जो लिखा है उस हिसाब से, अपनी मर्जी से नहीं। तो ये कर दिया। एंड फिर सातवें पॉइंट के बाद देखो 11वां पॉइंट, बीच के जो 3-4 पॉइंट है वो आपके कोर्स में नहीं है। फिर उनका एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट और प्रिंट फ्रीली, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ गई। तो
जो अपने मन में आए वो बोल सकता है, लिख सकता है, प्रिंट करके लोगों में छपवा सकता है, लेकिन वो इसका फायदा लोगों को परेशान करने के लिए, किसी के अगेंस्ट गलत बात फैलाने के लिए नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए कानून लिख देगा कि इस लिबर्टी को किस हिसाब से एक्सरसाइज करनी है और किस केस में ये अब्यूज होगी। अगर कानून कह दे, डिटरमिन करे कि इस तरीके से बोलने को अब्यूज ऑफ लिबर्टी बोलेंगे, तो उस तरीके से वो आदमी नहीं बोल सकता। बट अगर कोई आदमी फ्री है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा, तो वो स्पीक, राइट और प्रिंट कर सकता है। और एक और कंडीशन है, उसके बाद उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसका जो भी कंसिक्वेंस होएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी को ही बियर करनी पड़ेगी, उसको कोई और बियर नहीं करेगा। फिर 12th पॉइंट है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फोर्स एंड फॉर एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसेबल। कहते हैं भाई जो सरकार है, स्टेट है, नेशन है, उसको लोगों पे टैक्स लगाना जरूरी है। जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में इतने लोगों को रखना पड़ेगा, मिलिट्री होगा, पुलिस होगा, तो इन लोगों को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी बिल्डिंग्स है, वहाँ के खर्चे हैं। फिर अगर हमें कोई सड़कें बनानी है, सिंचाई के काम करने हैं, लोगों के भले के काम करने हैं, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। और उसके लिए लोगों सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार होगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। ऑब्वियसली पैसा तो चाहिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने एक वो खासियत कर दी, जब प्रिविलेज वाला सिस्टम नहीं होना है, भाई सिर्फ थर्ड स्टेट देंगे, नोबिलिटी क्लर्जी नहीं देगी, वो नहीं होना है, तो उसके लिए इन्होंने लिख दिया इट शुड बी असेस्ड इक्वली ऑन ऑल सिटीजन। सब सिटीजन को पे करना है ना, बराबरी ला दी इन प्रोपोर्शन टू देयर मीन। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि मीन्स के हिसाब से, मतलब ज़्यादा इनकम है तो उससे ज़्यादा टैक्स, और कम इनकम है तो कम। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि सबसे बराबर लो, कम इनकम वाले से भी उतना ही लो और ज़्यादा इनकम। इक्वलिटी का मतलब ये है कि किसी को प्रिविलेज नहीं है, कोई जंप नहीं है, सबको टैक्स देना पड़ेगा। बट टैक्स इस हिसाब से हो कि जिस हिसाब से इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा टैक्स, कम है तो कम, वहाँ इक्वलिटी नहीं। फिर क्या हो गया, लास्ट पॉइंट जो है, अब देखो बीच के फिर पॉइंट मिसिंग है, 12 से 17 पे आ गए। सिंस प्रॉपर्टी सेक्योर्ड एन इनवायलेबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट। देखो पहले फ्यूडल सिस्टम में तो इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी होती नहीं थी, बट इस डिक्लेरेशन में लोगों को प्रॉपर्टी का राइट दे दिया। ठीक है, मैन को, वुमेन को। ठीक है, और ये इनएलिएनेबल राइट है क्योंकि ये सेक्योर्ड है, मतलब प्रॉपर्टी जो है एक पवित्र चीज है, और इससे किसी को इसकी प्रॉपर्टी से जुदा नहीं कर सकते, इनएलिएनेबल, इनएलिएनेट नहीं कर सकते, डिप्राइव नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई कानून के अनुसार हम कोई प्रोसेस बनाते हैं, तो इन दैट केस हम उसकी प्रॉपर्टी को से डिप्राइव कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। बट उस केस में भी हमें उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ऐसा कब होता है, जब मान लो हम कोई रोड बना रहे हैं, तो उस रोड के रास्ते में कोई बिल्डिंग आ गई, कोई खेत आ गया, तो ऐसे में हम उसको उस प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर सकते हैं। बट मतलब कि उस खेत को हम ले सकते हैं, लेकिन उसको कंपनसेशन देंगे, फिर उस खेत पर अपनी सड़क बना। बट अदरवाइज हम ऐसे बिना वजह किसी की प्रॉपर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन, सिटीजन, सॉरी, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की, जो उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन था